PG, welcome. See you in PG point. How are you? Hope so you are fine and doing well. Okay, so let's start today's topic, which is your स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, जिसे आप क्या कहते हैं, आपका संविधान। देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं पेपर 2 है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। देखिए, ये जो आपके टॉपिक्स हैं इस वाले चैप्टर्स के अंदर है ना, तो इनको आपको लाइन टू लाइन ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी है आपकी। ये ऐसी जैसे अधिगम जो हम आपको पढ़ा रहे हैं शाम की क्लास में, चैप्टर जो चल रहा है आपका लर्निंग वाला, उसमें मैं आपको आपकी लाइफ से डेली रिलेटेड बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। मैं चाहूँ तो 1 घंटे की क्लास को 4 घंटे रिकॉर्ड कर दूँ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन लिमिट में। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम्पल समझ रहे होते हो तो आपको एग्जाम्पल्स याद हो जाते होंगे, पता है मुझे। और एग्जाम्पल से पढ़ने में मतलब उदाहरण जब आपको अपने ऊपर मिल जाए तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अब मजबूरी ये है कि आपको ये तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। देखो, अनुच्छेद 11 जो है वो अनुच्छेद 11 वही रहेगा। उसमें आप अपनी बातें नहीं बता सकते कि ऐसा करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बता दें, आराम से लिख दें उसमें कुछ और ना। जो अनुच्छेद 11 है वो 11 वही ही रहेगा। ये बात यदि आपको आज नहीं समझ में आ रही है, तो जब आप कंपटीशन की तैयारी में उतरेंगे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो जब आपको पॉलिटी या संविधान का जब विषय पढ़ाया जाएगा, या जो बच्चे पढ़ रहे होंगे कंपटीशन की तैयारी में होंगे, वो मेरी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ये एक ऐसा विषय है कि आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। बस ये है कि अब आपकी हमारी इस कक्षा में जो बच्चे ये बोलते हैं कि मैम लाइन टू लाइन आप पढ़ रहे हैं या ऐसा वैसा, सो देखिए, अगर आपका मन है तो आप पढ़िए, इट्स अप टू यू। क्योंकि क्लासेस आपकी रोज चल रही हैं, एक ये सुबह सुबह वाली, और शाम को एक चल रही है आपकी पेपर 3 की क्लास, है ना। क्लासेस मैं आपको रोज दूंगी। और अगर आपके पास समय है, आप कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़िए। और बाकी आपकी इस क्लास की PDF मैं आपको रोज आपके टेलीग्राम चैनल पे दे रही हूँ, PG पॉइंट पे। और ये आपको मैं बता दूं कि जो इन क्लासेस को पढ़ेगा वो सच में बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा। या आज नहीं, जिस दिन रिजल्ट है उस दिन हमसे मिलना। और बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं हम, नई नई बुक्स आ गई हैं मार्केट में। अब क्या है उस पर, क्या कुछ है, जरा एक बार मैं उस पर एनालिसिस कर लूँ, फिर बनाती हूँ उसका वीडियो, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या होता है, जो अशिक्षित लोग होते हैं, जब उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पता है, तो वो अपने क्या करेंगे, जब भी कोई कुछ काम करने चलेंगे, तो जो कह सकते हैं ना कि बिना शिक्षा के उनका जो ज्ञान है वो क्या है, अपूर्ण है, यानी अधूरा है। और इन्हें जानकर वह इनका प्रयोग कर सकता है। यानी कि अगर किसी को अपने फंडामेंटल राइट्स पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। यानी कि कोई केस हुआ, कभी कुछ हुआ, तो वो उसमें भी लड़ सकता है। ठीक, अब देखिए, अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है। ठीक है, सबको पता है कि अनुच्छेद 14 में ये बात है। अब क्या यहाँ पे आप कुछ बदल सकते हैं? बताओ, नहीं ना। ये तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये, कि जितने लोग क्लास मेरी देखते हैं, एक बार आप लोग ना लाइक कर दिया करिए क्लास को, क्योंकि उससे क्लासेस की रीच बढ़ जाती है। और जो बच्चे रेगुलर हैं वो तो बिल्कुल ही करना है भाई, आपको ये काम अन्य बच्चों से भी करवाना है। हम कब तक बोलेंगे बताओ? दिन भर हम यही बोलेंगे तो पढ़ाएंगे कब? अब आप, मैंने बोल दिया, अब बीच में जो भी कोई नया है या जो भी कुछ हो, तो वो आप लोग अपना समझ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लाइन याद रखनी है वो यहाँ पे ये, कि जो आपकी प्रस्तावना है उसमें 4 शब्द या बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा न्याय, और चौथा बंधुत्व, यानी कि फेटर्निटी, भाईचारा। फिर देखिए, भूतपूर्व आपके प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी जी ने क्या किया था, शिक्षा मंत्रालय को पुनर्गठित करके केंद्रीय स्तर पर, यानी 1986 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। अब जो आप इस समय क्या देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय देखते हैं, वो इसी किसका, वो इसी संसाधन का, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्या है, एक भाग है। समझ में आई बात? अब देखो, प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर VP लुल्ला जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संकेत संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, जिससे नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, यानी कि ऐसा नहीं है कि देखो, सोशल न्याय आपके कितने प्रकार के होते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सोशल जस्टिस, बताओ, होता है। सामाजिक न्याय, सुना है आपने कभी? जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब बताया जाएगा कि आपके कितने प्रकार की क्या सब चीज़ें होती हैं। विचार, यानी कि आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की
क्या है? स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है और समानता तथा भ्रातृत्व प्राप्त होता है। प्रश्न यह है कि पाठशालाओं एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं ने इस संबंध में क्या किया है? कौन से परिवर्तन किए हैं जिनके आधार पर मंथन किया जा सके? देखिए, संविधान से स्पष्ट किया गया है क्या कि संविधान जो यानी कि आपका भारतीय संविधान है ना, जो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें क्या बताया गया है कि संवैधानिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का स्तर समान है, यानी कि कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो देखिए, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। क्या बोला गया था? समता या समानता का अधिकार है। ठीक, उसके बाद में देखिए, आप कैसे है ये चीज़ मैम? तो देखो, आपका जो मन आए आप वो धर्म अपना सकते हैं, आपका जो मन आए आप वो अपने कहते विचारों की अभिव्यक्ति है आपके पास, है ना। जहाँ मन आए आप वहाँ उस पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने, और पता है इतने कंट्री के संविधान है, लेकिन जो भारतीय संविधान है ना वो सर्वोच्च माना गया है। ठीक, अब देखो, सबसे पहले क्या बताया गया कि उपर्युक्त कथनों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखकर एक सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। अब मैम समवर्ती सूची क्या है, तो आइए आपको बताते हैं। देखो, एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची और एक होती है समवर्ती सूची। जो राज्य सूची होती है उसमें मतलब सारा अधिकार किसका होता है? राज्य का होता है। जो केंद्र सूची होती है उसमें सबका किसका अधिकार होता है? तो केंद्र का ही सिर्फ अधिकार होता है। लेकिन जो समवर्ती सूची है उसका मतलब होता है कि उसमें राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण होता है। जैसे मान लीजिए जो शिक्षा है आपका, ये कैसा विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अर्थात इस पे केंद्र चाहे तो अपने नियम लागू कर सकती है और राज्य चाहे तो अपने नियम लागू कर सकती है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, फिर से बता दें। ठीक है, देखो, जो समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा आपका कैसा विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। क्यों? क्योंकि मैम इससे क्या फायदा होगा? तो देखो, राज्य अपनी उसमें चीजें बता सकता है, केंद्र अपनी बता सकता है। जैसे आपकी जो स्कॉलरशिप आती है तो वो राज्य के उससे भी आ सकती है, केंद्र के उससे भी आ सकती है। यानी कि कोई जो नई नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वो राष्ट्र के उससे, केंद्र के, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अब देखिए क्या बताया गया है। मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ चीज़ों को। अगर आपको समझ में आ रहा है सो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप बीएड कर रहे हैं, ना कि आप छोटी कक्षाओं में हैं कि मैं आपको उसको रटवाऊँ या कोई न्यूमेरिकल है एक बार करा दिया बस आ गया। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। देखो, ये ऐसा है, मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, सुनिए। ये जो आप 2 वर्षीय टीचिंग कोर्स कर रहे हैं बीएड, इसमें अगर आप कहेंगे कि मैम मेरे सब्जेक्ट में साइंस है, जब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथ्स मिली है, तो यकीन मानिए मैथ्स जरूर मिली है आपको, लेकिन कहीं पे आपको मैथ्स नहीं पढ़ने को मिलेगी। अब क्या पढ़ने को मिलेगा ये सेकंड सेमेस्टर में पता चलेगा जब आप पेडागोजी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको चीज़ें समझ, अरे यार हमने तो मैथ्स अभी तक ग्रेजुएशन तक पढ़ डाली और ये मैथ्स तो मैंने कभी पढ़ी नहीं। उसमें चीज़ों को ये समझाया जाता है कि आप बच्चे को मैथ्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। बात आ रही होगी समझ मेरी? आप ये टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, ना कि आप ये कोर्स कर रहे हैं कि देखो, आप ये नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। इस कोर्स में ये नहीं सिखाया जा रहा है। इस कोर्स में यानी कि आप जो बीएड कर रहे हैं इसमें ये सिखाया जा रहा है कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, ना कि क्या पढ़ाएंगे। जो क्या है ना वो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक सीखाए हैं, अब कैसे आपको सीखना है इस बीएड में। बात समझ में आ गई? मेरे इस क्या और कैसे का मतलब समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया जरा बोल दो यस मैम, फटाफट से, हम देख रहे हैं सबको। चलो, अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता क्या है। देखो, स्वतंत्रता आपको किस कहोगे यार, क्या कहोगे आप कि मैम हमें तो स्वतंत्रता मिलती नहीं है मैम, हमने मम्मी से कहा कि हमको फ्रेंड के घर जाना है और उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, कहीं नहीं जाना, चुप पे घर में रहो। लड़के क्या बोलेंगे कि मैम हमने कहा कि मेरा बर्थडे है, चलो जरा इस बार हम पार्टी मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे। पापन कह रही है नहीं कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर में जो रीति चली आ रही उसी रीति के हिसाब से केक काटो और चुपचाप जिसको बुलाना है दोस्तों को सब घर पे बुला लो। होता है। अब मैम बताइए हमको कहाँ स्वतंत्रता मिल रही है। अब हम आपको बताते हैं, जरा लेवल बढ़ाइए सोचने का, और स्वतंत्रता अब हम आपको दिखाते हैं कैसे हैं आप स्वतंत्र। पहला, संगठन एवं दल बनाने का अधिकार, समूचे देश में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। बताइए, जब मन आया तब वैष्णो माता चले गए, जब मन आया गोवा घूमा, जब मन आया मुंबई घूमा। ठीक, उसके बाद में देश के किसी भी भाग में रहने एवं अपना निवास स्थान बनाने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या जहाँ पे भी रह रहे हैं, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, जहाँ पे भी, ठीक है, तो सिर्फ वहीं घर खरीद सकते हैं। नहीं, आप इस देश में कहीं पर भी जमीन ले सकते हैं, वहां घर बनवा सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। इस चीज की आपको क्या है? स्वतंत्रता है।
फिर देखिए, संपत्ति को अर्जित करने एवं बेचने का अधिकार है आपको। आपने अपना धन इकट्ठा किया, क्या किया, उससे जमीन खरीद ली, उसके बाद में उसको किसी और के हाथ बेच दिया, ये भी अधिकार आपका है। तो ये सब क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार है, बहुत अच्छे से समझिएगा। किसी भी पेशे, व्यवसाय एवं व्यापार करने का अधिकार। एक बात बताओ, क्या आपको अगर कपड़े की दुकान खोलने का मन है कि मैं अपना कपड़े का शोरूम बनवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मैं अपना मेकअप स्टूडियो खोलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मतलब जो भी आप अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए जाते हैं कोर्ट में पहले कि मैं जाऊं तो वहां से परमिशन लेकर के आऊं फिर मैं ये दुकान खोलूंगा बैठ के? नहीं ना। तो ये क्या है, आपकी स्वतंत्रता ही तो है, फ्रीडम ही तो है। अब देखो, प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखने का अधिकार आपके पास है। क्या कि अगर मान लीजिए, नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों क्या है, इंडियन कल्चर में जब बहू आती है नई नई, तो क्या होता है कि ऐसा मतलब जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं फिलहाल साड़ी पहनो। देखो, पहले ये सब चीज़ें तो बहुत थी, बट अब बहुत कम हो गई। लड़कियां सूट, जीन्स, वेस्टर्न जो भी मानो वो पहनती है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो शुरू शुरू में जब बहू आती है तो वो उसको मतलब साड़ी ही पहनाया जाता है, चाहे वो जितना बढ़िया जॉब में हो, कुछ भी हो। थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, ये कह लीजिए कि ये रिचुअल्स के अंतर्गत है। तो आप अपनी संस्कृत को अपने ढंग से बनाए। जब मन आए आप अपने घर में कथा सुन रहे हैं, जब मन आया जागरण कर रहे हैं, जब मन आया रुद्राभिषेक कर रहे हैं, या जब मन आया किसी हॉली प्लेस में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं। एक बात बताओ, आज जरा क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फटाफट से बोलो यस मैम, और फटाफट से लाइक ठोक दो। अब देखो, समानता, इक्वालिटी क्या है? अब आप कहेंगे कि मैम इक्वालिटी तो क्या ही बताएं, कुछ इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है। जब मम्मी जाती है मार्केट तो बड़ी वाली दीदी के लिए 2 सूट ले आती हैं, हमारे लिए 1 टी शर्टें लेके आती हैं केवल, है ना? या कोई और है, क्या कहेंगे, पापा हैं वो छोटे वाले भाई के लिए चॉकलेट लेके चले आते हैं, और हम जब कहते हैं हमारे लिए क्या ना, तो कहते अब तुम बड़े हो गए, तुम कुछ नहीं लाए। ये कह देते अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें चॉकलेट खाने वाली उम्र रही। देखो, अब हम आपको सिखाते हैं कि समानता आपको कहाँ मिलती है, कि समानता का व्यवहार क्या है, समानता का अधिकार क्या है। फिर से दिखाते हैं हम आपको, देखो बहुत अच्छे से समझना। पहला, कि समानता का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक दृष्टि से एक समान मानने पर जोर देता है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह कानून का संरक्षण प्राप्त कर सके। संविधान या कानून में किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए? ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोलते हैं, या कोई सामने वाला बंदा इंग्लिश बोल रहा है, या कोई सामने वाला बंदा उर्दू बोल रहा है, तो इन तीनों के साथ अलग व्यवहार होगा। कोई अलग व्यवहार नहीं होगा, सबके साथ सेम व्यवहार होगा। उसके बाद में धर्म, ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, इन सब के साथ अलग अलग व्यवहार हो रहा है। नहीं, सब समान है, इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। अब देखो, उसके कानून हर एक इंसान के लिए, जैसा नहीं है कि उनके लिए अनुच्छेद 11 कुछ और है, मेरे लिए यानी मेल के लिए अनुच्छेद 11 कुछ और है, और फीमेल के लिए अनुच्छेद 11 कुछ और है, हिंदू के लिए अनुच्छेद कुछ 11 है, और बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम्स के लिए अनुच्छेद 11 कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए समान है। तो इक्वालिटी आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे कोई स्त्री है या पुरुष है, सबका वेतन समान, मैंने आपको बताया था ना। अब भारतीय संविधान किसी भी प्रकार से छुआछूत, अछूत, अमीरी, गरीबी, क्या ऐसा होता है कि अमीर हैं तो अलग वो है उनके लिए संविधान, गरीब हैं तो अलग? नहीं, इन सब का समर्थन नहीं करता है आपका संविधान। जो भारतीय संविधान होता है ना, इसमें क्या होता है, सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो सोसाइटी है, इसमें हर एक व्यक्ति क्या है, सब इक्वल है, सब समान है, ठीक। अब देखो जरा संविधान के दृष्टिकोण से, अब ये तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे, कि संविधान के 14वें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्या कहा गया है, कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होंगे। कानून किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत इत्यादि के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। फिर 15वें अनुच्छेद में क्या कहा गया, कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थल के उपयोग में समान अधिकार दिया जाएगा। जैसे कि सार्वजनिक स्थलों का उपयोग समान नागरिक समान रूप से कर सकता है, धर्म, वंश, जाति। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में भंडारा करवाना चाहते हैं तो आप इस जाति के होने चाहिए, आप लड़की नहीं लड़का होने चाहिए, या आप इस वर्ग से होने चाहिए, या कमेटी के सदस्य होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी करवा सकता है, ठीक। अब देखो संविधान के 16वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है, कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्त्री को अलग दिया जाएगा कि आप ऐसा करो पेपर ही ना दो, और मेंस के लिए बोल दिया गया कि आप पेपर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब देखो संविधान के 44वें अनुच्छेद में
सभी नागरिकों को एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, इस प्रकार की घोषणा की गई है। फिर 45 में प्रत्येक यानी 6 से 14 वर्ष की, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया टेट सीटेट सुपर टेट में, तो गांठ बांध लो इस क्वेश्चन को, क्या कि बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब देखो, भारतीय संविधान समानता का पोषण करता है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक के जीवन में समानता का पोषण करने के प्रति कटिबद्ध है, जिसके प्रत्येक नागरिक सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता के लिए भी भारतीय संविधान कटिबद्ध है। आर्थिक समानता से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो। ठीक, फिर देखो जरा क्या कहा गया, भ्रातृत्व क्या है, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। भाईचारा से मैम क्या संबंध है, देखो अब बताते हैं आपको क्या संबंध है, कि एक नागरिक, इस देश का एक नागरिक दूसरे नागरिक के लिए बाधा ना बने। बाधा का अर्थात मतलब ये है कि उसके बीच में रोड़ा ना बने, पता चले वो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने उनको कुछ कह दिया, उन्होंने उनको कुछ कह दिया, बात बढ़ गई, कोर्ट पहुंच गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब भाईचारे में समान है, अर्थात कोई कोई भी काम करे उसका साथ दो, किसी के घर में कोई दिक्कत आ गई उसका साथ दो, ना कि मुंह मोड़ के उधर से कट लो कि भैया जितनी जल्दी निकल पाओ निकल लो। ये नहीं करना है आपको। आपके अंदर कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए, भ्रातृत्व की फीलिंग यानी फ्रेटर्निटी जैसी। सो आइए जानते हैं जरा किसके परिप्रेक्ष्य में कुछ जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है उसमें पढ़ लेते हैं, क्या कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक में भ्रातृत्व की भावना का विकास करने पर विशेष बल दिया गया है, जिससे राष्ट्र की एकता को दिन प्रतिदिन मजबूत किया जा सके। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय एवं समानता का अधिकार दिया गया है, किंतु स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। एक नागरिक की स्वतंत्रता दूसरे नागरिक के लिए बाधा न बन जाए, इसलिए भारतीय संविधान ने भ्रातृत्व को भी मूल आदर्शों में सम्मिलित किया है, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक में दूसरे नागरिक के प्रति भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न हो और वे परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके। भारत जैसे विशाल देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए भ्रातृत्व की भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है। संविधान में भ्रातृत्व की जिस भावना का अभिनंदन किया गया है, उसकी प्राप्ति सिर्फ किसी एक समुदाय विशेष की में अस्पृश्यता को खत्म कर देने भर से ही नहीं हो जा पाएगी, बल्कि उसके लिए प्रत्येक ऐसी असामाजिक भावना को समाप्त करना होगा जिससे भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को खतरा ना हो। बात समझ में आई? क्या होता है कि जो भ्रातृत्व का मतलब यहाँ पे आप समझिए, जो भाईचारा का अर्थात यहाँ पे ये नहीं है कि सगे भाई भाई में रिलेशन हो गया बस इसको बोल दिया आपने भ्रातृत्व, नहीं। ये आपको एक अलग लेवल से समझना है। अलग लेवल मीन्स मैम राष्ट्र के लेवल से समझना है। ये नहीं है कि किसी समुदाय और एक वो दूसरा समुदाय है, वो तीसरा समुदाय, और आपस में इनकी इनसे नहीं बन रही है, इनकी इनसे नहीं बन रही, इन्होंने इन पे टॉन्ट किया तो इन्होंने इन पे कोर्ट पे कर दिया, नहीं। ये सब समुदाय भले ही अलग हों, लेकिन इनमें आपस में भाईचारे की भावना निहित होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात मेरी? अब देखो, कोई देखिए, देश की अखंडता एवं भ्रातृत्व की भावना को किसी भी प्रकार से आहत करें, उन्हें परस्पर सहयोग से राष्ट्र की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यानी कि हम सभी लोगों को कैसे रहना चाहिए, भाईचारे के जैसे रहना चाहिए। ठीक, अब देखो न्याय क्या होते हैं, जस्टिस क्या होते हैं। जस्टिस मैंने अभी आपको बताया कि सबके लिए न्याय समान है। ये नहीं, अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया ना कि अनुच्छेद 11 जो है वो पुरुष के लिए कुछ और, महिला के लिए कुछ और उसके बाद जनरल वालों के लिए कुछ और हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए अनुच्छेद 11 क्या है, समान है कि नहीं है? बोलो। तो संविधान में न्याय की अवधारणा को विस्तृत अर्थ में लिया गया है। इसमें प्रत्येक नागरिक के मध्य में व्यक्ति एवं राज्य के मध्य न्यायपूर्ण संबंधों पर बल दिया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्याय को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, अभी मैंने आपको बताया था न्याय आपका कितने प्रकार का होता है। देखो, न्याय आपका 1, 2 और 3 प्रकार का। पहला सामाजिक न्याय, सोशल। दूसरा इकोनॉमिकल जस्टिस यानी आर्थिक न्याय। तीसरा आपका राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। देखो, एक ये हो गया आपका देखो, पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा आपका राजनीतिक न्याय। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था ना आपको। अब देखो, सोशल जस्टिस आपका कितने प्रकार का होता है, आइए दिखाते हैं आपको उसकी सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय क्या है कि सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि सामाजिक न्याय का आशय उस न्याय से है जो नागरिक को समाज में समान अधिकार प्रदान करे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ और हो, उनके लिए कुछ और प्रावधान हो। सामाजिक न्याय के अंतर्गत नागरिक
को समाज में समान स्तर दिलाने के लिए आने वाले अवरोधों को दूर किया जाता है। संविधान के मूल अधिकारियों में इसे सम्मिलित किया जाता है। राज्य के किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा हमारे सामाजिक न्याय के अंतर्गत यानी सोशल जस्टिस के अंतर्गत आता है। अब यदि इकोनॉमिकल जस्टिस की बात कर लें तो क्या बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी मर्जी से अपनी वृत्ति, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। सेम ईयर जैसे अभी अपने आपको तीसरा न्याय पढ़ा था कि राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, तो इसका मतलब होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो, वह सामान्य या किसी संगीन अपराध का मुजरिम ना हो, उसे यह अधिकार है कि वह अपने मत का प्रयोग अपनी मर्जी से कर सकता है, यानी कि वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। अब देखो, शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित क्या है, संवैधानिक मूल्य है ना। तो ये क्लास में क्या करती हूँ बताइए, अभी पढ़ा दूँ, कितना टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है क्या? देखो फिलहाल बड़ा तो है, लेकिन चलो कंप्लीट कर देते हैं आज ही, है ना, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ऐसा करते हैं या तो कल कराते हैं, बताओ। चलो अभी पढ़ाते हैं। देखो, क्या शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्य की बात यदि करें तो संविधान ने भारत में प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। यह आपने कहाँ पढ़ा था, बताओ फटाफट से। प्रस्तावना में मैंने आपको इन सबका एक एक का मतलब समझाया था कि प्रजातांत्रिक का अर्थ क्या होता है कि जनता के द्वारा शासन, अर्थात शासन व्यवस्था वो है जो मतलब जो देश का शासक है वो किसके द्वारा चुन के आया है, तो वो जनता के द्वारा चुन के आया है। गणराज्य के क्या तात्पर्य है कि यही मतलब जो भी मैंने बताया ना कि जो आपका सर्वोच्च सत्ता का पद है वो अनुवांशिकी नहीं यानी राजा का वाला सीन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो जनता के द्वारा चुन के आया है वो आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया, गणराज्य का मतलब हो गया। फिर शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित संवैधानिक मूल्य निम्नलिखित है। पहला कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कि लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बहुत से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण निहित हैं जिनके अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उपर्युक्त सभी गुणों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसमें लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से गुण होते हैं, तो सबसे पहले बौद्धिक सत्यनिष्ठता, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक है। बालक के में अनुशासन, देखो अनुशासन, डिसिप्लिन, सामाजिक संवेदना, पता चले समाज में कुछ हो रहा है, कोरोना आया, इतने लोग मर रहे, मतलब इतने लोग जो है उनकी डेथ्स हो रही हैं, लेकिन कोई उनके अंदर संवेदना ही नहीं है, मर रहे हैं तो मरन दो, ऐसी फीलिंग है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, सामाजिक संवेदना उनके अंदर उत्पन्न हो, ऐसा हमारा संविधान है। मतलब शिक्षा के प्रति जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनमें ऐसा शिक्षक को बताया जाता है कि इन भावनाओं को उत्पन्न हो बच्चे के अंदर, कुछ ऐसे तरीके से आपको पढ़ाना है। सहयोग तथा सहिष्णुता का विकास जैसे गुण शिक्षा के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, ये बालक घर में रह के नहीं सीख सकते हैं, जब टीचर उन्हें पढ़ाएंगे, सिखाएंगे चीज़ों को, वो स्कूल में ही सीख सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि करना, जैसे क्या कि चूंकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, इसके अलावा बेरोजगारी, निर्धनता जैसी समस्याएं भी भारत के समक्ष खड़ी हैं। बिकॉज अपना इंडिया कैसा है बताओ, विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड नहीं है, हमें उसको डेवलप्ड कंट्री बनाना है ना। तो शिक्षा को उत्पादकता से संबंधित करना अति आवश्यक है, इसलिए छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति, कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति करना है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोठारी आयोग ने बताया कि सभी छात्रों के लिए किसी न किसी प्रकार की सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा में अनिवार्य किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। अब हुआ या नहीं हुआ, या होगा या नहीं होगा आने वाले समय में, इट्स डिपेंड अप टू दी, बताओ किस पे डिपेंड करेगा ये चीज़ें, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपके राज्य और केंद्र सरकारों पे। फिर देखो, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति को तीव्र करना, यानी कि अब जैसे क्या है, देखो मैंने आपको एक बार वॉशिंग मशीन का एग्जांपल समझाया था ना, सो उसी को आज फिर ले लेते हैं कि भाई एक समय ऐसा था कि जब वॉशिंग मशीन आई तो उसमें कपड़े धुलते रहे, एक समय ऐसा आया जब ये पार्ट में डिवाइड हो गई तो इसमें क्या हुआ कि कपड़े धुलने भी लगे, सूखने भी लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि इसमें कपड़े धुलने भी लगे, सूखने भी लगे, और सेंटर में ही आप डाल दीजिए, सब कुछ एक बार में हो गया। फिर एक बार, और उसके बाद में अब जो आई तो वो एक छोटी सी मशीन आई और उसमें धुल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं, और वापस में प्रेस होके भी आ जाते हैं। ठीक, इतनी सी बात समझ में। तो ये क्या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ना। तो जो भी चीज़ें हैं अब वो बुद्धिजीवी वर्ग को प्रशिक्षित भी
में लाया जाए, यानी कि चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से किया जाए। ठीक, फिर देखो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि बच्चे के अंदर ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट करनी है किस प्रकार से कि बच्चा संवेदनशील हो, समझदार हो, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की रुचियां हो, काम को करने में सहयोग तथा अनुशासन आदि गुणों का विकास करना परम आवश्यक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उसके अंदर डेवलपमेंट करना है। ये नहीं कि उसके अंदर आप जैसे नॉर्मली क्या होता है कि पाकिस्तान के प्रति बच्चों के अंदर घृणा होती, क्यों? बच्चों के अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें आई हैं सामने कि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री, जैसे सपोज मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्रिकेट वाले बंदों को बता रहे हैं, है ना? तो क्या होता है जब इंडिया नहीं जीतती तो उन्हें बड़ा दुख होता है। ये दुख नहीं होना चाहिए। अरे जीत और हार तो विषय है ना। हमें अंतर्राष्ट्रीय विकास का मतलब है कि दूसरों के प्रति भी संवेदन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि उनको हम ऐसा वैसा बोलें या कुछ ऐसी चीज़ें बोलें जो खराब हो, नहीं। शिक्षा ही इसके लिए अच्छा एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है, जिसके तहत भारतीय परिस्थितियों में भी अंतर्राष्ट्रीय के विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करना परम आवश्यक है। फिर देखो सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना भी किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा के अंतर्गत। कुशलता की प्राप्ति, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके तहत क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा आप स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आप पीडीएफ के माध्यम से पूरा पूरा रीड कर लीजिएगा। जहाँ समझाने वाली बात होती है वहाँ मैं समझा रही हूँ। ठीक, अब देखो मूल्यों के सामान्य स्रोत, कि मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है जिसका प्रयोग वह अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के अंतर्गत अपने संस्कारों एवं मूल्यों की वृद्धि पर उपयुक्त जीवन शैली का निर्माण करता है। वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर अपनी अवधारणाओं, विचार, विश्वास, आस्था तथा निष्ठा को परिवर्धित करता है। मूल्यों का वर्गीकरण उनके प्राप्य अभिकरण के अनुसार किया गया है, जो निम्न है। पहला धर्म, क्या बताया गया धर्म में? भाई कि धर्म मूल्यों के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। कैसे करता है आइए जानते हैं। कि टाइम के अकॉर्डिंग जो धार्मिक मूल्यों की उपयोगिता होती है, क्या होता है, धर्म अपने आप में विभिन्न मूल्यों एवं नीति का संग्रहण है। क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझो कि जो आपने, आपका रिलीजन है वो आने वाली पीढ़ी में आप ट्रांसफ़र करेंगे, वो आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो रिचुअल्स आपके यहाँ यूज़ हो रहे हैं घर पे, जो मम्मा पापा आपके यहाँ जैसे पूजा कर रहे हैं, वो आप आने वाले अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो बच्चे उनको सिखाएंगे। भले उनमें कुछ चेंजमेंट्स आ जाएं, लेकिन सिखाएंगे तो आप वही। ठीक है, अब देखो जरा जीवन दर्शन क्या, फिलॉसफी, यही तो आप पढ़ रहे हैं भाई पेपर 1, कि भारत देश ऐसे अनेक महापुरुषों का जन्म स्थान रहा है जो अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए विश्व विख्यात रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति अपने मूल्यों में वृद्धि कर सद्गति को मार्ग प्राप्त कर सकता है ना। हमारा इतिहास, जीवन दर्शन ऐसे अनेक महापुरुषों से भरा पड़ा है जिनके मूल्यों और विचारों पर चलकर व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में गतिशील रहा है। जीवन दर्शन व्यक्ति को उन आदर्शों, जीवन मूल्यों एवं नीतियों से अवगत करता है जिनके द्वारा वह अपने आंतरिक मन, आत्मा में अपेक्षित सुधार लाता है और जीवन में सार्थकता को सिद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कोई नारा है महात्मा गांधी ने दिया, कोई नारा है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, कोई है कि जो आपने पॉल रूसो से सीखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतने सारे महान महान दार्शनिक रहे हैं, हम उनसे कुछ भी सीख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो उनके सिद्धांत रहे हैं, है ना, तो वो सब हम किसके अंतर्गत सीखेंगे? दर्शन के अंतर्गत। कल्चर भी वही है कि वही सारी चीज़ें कि आप अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप अपने सारे रिचुअल्स दे रहे हैं, बस यही सब चीज़ें। फिर एजुकेशन की यदि बात करते हैं तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक को विभिन्न मूल्यों का ज्ञान होता है। शिक्षा के द्वारा ही आप अपने अंतःकरण में व्याप्त नैतिकता और मूल्यों का संग्रहण करते हैं। मूल्यपरक शिक्षा छात्रों में सहयोग, क्या सहयोग, प्रेम, करुणा, शांति एवं अहिंसा, साहस आदि मौलिक गुणों का विकास करती है। यानी कि शिक्षा ही वह गुण एवं अवगुण की पहचान कर इच्छित तत्वों एवं मूल्यों को समाहित करता है और अन्य को त्याग देता है। इस प्रकार मूल्यों का निर्माण शिक्षा में बहुत अधिक योगदान देता है। यानी कि विदाउट एजुकेशन लाइफ इज जस्ट लाइक अ कैंडल विदाउट फ्लेम, हम ये बात यहाँ से कह सकते हैं। अब परिवार क्या है? रेमंड जी के अनुसार यदि कहें तो दो बच्चे भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हो, एक समान शिक्षकों से प्रभावित होते हो, एक सा ही अध्ययन करते हो, फिर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण जहां से वे आते हैं पूर्णतः भिन्न हो सकते हैं। सीधी सी बात है कि परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है एक बच्चे के किसमें, उनके विकास में। साहित्य यानी लिटरेचर, आप अपने लिटरेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो रीति रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं आपके यहाँ के,
है ना, उनमें क्या होता है, कुछ चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी थे, तो वो आपके पुराने टाइम पे बहुत सारे उसके प्रति युद्ध हुए, फलाना चीज़ें ढकाना चीज़ें हुई, तो उनके प्रति क्या हुआ, सब चीज़ें चेंज हो गई। तो एक बालक समाज में रहकर इन आदर्शों एवं मूल्यों को समाज में व्याप्त रीति रिवाजों के द्वारा सीखता है और एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए वह उन पर चलता है। अब बात आती है साइंस यानी कि विज्ञान की। विज्ञान के सच्चे दिल से चाहने वाला है और उसका ज्ञान संपादन करने वाला मात्र ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता बल्कि मानवता को भी समझता है। विज्ञान प्रकृति, जीवन और विचारों के द्वारा विश्वव्यापक शक्ति का प्रदर्शन करता है। जीवन में अनुशासन और मार्गदर्शन के लिए विज्ञान सबसे ऊपर है। समझ रहे हैं आप बात को। इसके अतिरिक्त विज्ञान हमें यथार्थ मापन का महत्व बताता है। विज्ञान बालक में सौंदर्य बोध, परोपकार, क्या परोपकार, स्वच्छ जीवन मूल्यों, उसके में आंतरिक समानता, सत्य, परिश्रम, सहयोग, इन जैसे आदि गुणों को वो क्या करता है, निहित करता है। तो देखिए, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और हाँ, मेरा टारगेट है 100+ लाइक्स का, ठीक है। वो 100+ लाइक्स आपको कंप्लीट करना है। अब आपकी रेगुलर क्लास हो रही है ना। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपके लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जैसे चल रही है क्लासेस, इसी के अकॉर्डिंग आपके लिए एक और सब्जेक्ट की क्लास ले आएंगे। और देखिए, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहेंगे तो ही सब कुछ होगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से बहुत बच्चे कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो गई है, लगता है उनका कोई पेपर वेपर लगा होगा। सो वो आराम से दे लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जब हम आपको रोज़ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पढ़ने में न जाने क्या दिक्कत है। आपको तो सिर्फ सुनना है, मुझे तो सोचो पढ़ाना है आपको, है ना। सो डिफरेंस भी है थोड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप टॉप करें। और जब कल आपका रिजल्ट आए तो आप थोड़ा क्रेडिट, थोड़ा सा नहीं, पूरा क्रेडिट आपका ही है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, है ना। सो पढ़ने वाले का पूरा पूरा क्रेडिट होता है, ठीक। अब देखो, अब हम आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और जो भी कमेंट, देखो जो क्या आप अंत में हमसे बातें बोलते हैं, और अगर हम मान लो नहीं रिप्लाई कर पा रहे हैं या हमें छुट्टी कर देते हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं उनका रिप्लाई करूंगी। या बस एक क्वेश्चन को छोड़ के कि मैम पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की ऑफिशियल जानकारी नहीं है, मैं उस पर कैसे कुछ बता सकती हूँ। जो टीचर्स या जो लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा, उनके पास ऑफिशियल जब तक कुछ ना हो, आप ना मानिए। आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, किसी की मत सुनो भाई, किसी की नहीं सुनो, अपनी सुनो। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, पढ़ो पूरा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको एक एक लाइन, तो मैं, अब हम क्या ही अपने मुंह से कहें कि आप बस पढ़िए। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्टिव होगा ना, चैलेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये आप मान लीजिए कि 20 दिन के अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा दूंगी पेपर के पहले। लेकिन जब आप ये पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। आप सोचो, मैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूं तो क्या कुछ मीनिंग रह जाएगी? नहीं ना। जब टीचर आपको, पहले क्या होता था, जब आप स्कूल टाइमिंग में थे, तो जब टीचर आपको क्या करता था, चैप्टर पढ़ाता था, उसके बाद ही तो एक्सरसाइज करवाता था। क्या ऐसा होता था कि पहले एक्सरसाइज करवा दे बाद में चैप्टर पढ़ाए? नहीं ना। सो बस उसी के अनुसार पढ़ना है आपको। पहले आप क्लास करिए, पूरी पूरी क्लास पढ़िए, उसके बाद में जो ऐसा होगा करवा देंगे भाई, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना, ठीक। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी भी। और अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा डांट दिया है, सो कोई बात नहीं, डांट तो खानी है भाई। डांट नहीं खाओगे तो मार्क्स ऐसे आएंगे। हाँ, सो तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे शाम वाली क्लास में। और हाँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को, दादी दादू, मम्मा पापा, सबको मेरी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। और लिख दीजिए फटाफट से, सब लोग क्या, अपनों के लिए लिखो फटाफट से। हाँ यस, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। बाय बाय।